नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूपीपीसी स्पीड श्रृंखला को। आज हम लगाएंगे टेस्ट संख्या 4 को। अगर आपके टेस्ट थोड़े भी हेल्पफुल लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इस टेस्ट से पहले हम पॉलिटी के सभी टेस्ट लगा चुके हैं और हिस्ट्री के तीन टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और ये चौथा टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। 1 में लिखा है, शुंग वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, पुराणों से पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। सही बात। मौर्य शासक दशरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने नहीं, भाई बृहद्रथ की हत्या की थी। तो ये गलत हो गया। बाणभट्ट ने अपनी रचना में पुष्यमित्र को श्रोणिक कहा है। भाई बाणभट्ट जी ने श्रोणिक नहीं कहा है, अनार्य कहा है। तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें कितने सही होंगे? केवल एक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वंशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से विदेशी वंश हैं? तो भाई इनमें से एक तो शक वंश हो गया विदेशी और एक कुषाण हो गया। सातवाहन और चेदी ये दोनों तो इंडिया में ही थे, तो इसका होगा 1 और 4। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शुंग वंश का सूची इतिहास बताना है और इधर जानकारी के स्रोत बताने हैं। भाई बेसनगर अभिलेख में मिला है हमारा भागवत धर्म की लोकप्रियता के बारे में। बरगुत अभिलेख में लिखा है हमारा शुंग काल के बारे में, शुंग काल। और भरुत अभिलेख हमारा है कहाँ पर? एमपी में, सतना में, सतना एमपी में। तो जी देख, तो क्या हो गया इसका? 3। पहले का 2, 3, 2, 3 देख लेते हैं किसमें है। ऑप्शन नंबर सी में। अयोध्या अभिलेख देख लेते हैं, इसमें क्या मिला है? 2 अश्वमेध यज्ञ के बारे में चर्चा की गई है। गार्गी संहिता में हमारे यवन के आक्रमणों के बारे में बताया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। भाई ये है हमारा सातवाहन वंश। इनका रहा है लगभग 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक। ध्यान रखेंगे बात। आगे बढ़ते हैं। शुंग काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में ही भागवत धर्म का उदय व विकास हुआ। सही बात। इस काल में स्तूप कच्ची ईंट और मिट्टी की सहायता से बनते थे। नहीं भाई, कच्ची ईंट नहीं, पत्थरों से बनते थे, पाषाणों से। तभी तो भाई आज तक कई सारे बचे हुए हैं। तो ये गलत हो गया। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। भाई सही है, क्योंकि कट्टर ब्राह्मण था हमारा पुष्यमित्र शुंग। इसने बहुत सारे बौद्ध स्तूप वगैरह तुड़वाए भी थे। तो भाई इसका होगा ओनली कितने सही है इसमें? 2। आगे बढ़ते हैं। छठे में दिया है, शतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। सही बात हो गई। यह सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक था। ये भी बात सही है। तो बातें तो दोनों सही है, बट कारण नहीं बता पा रहा ना अभिकथन ए का, आर। दोनों अलग अलग बातें सही हैं, तो इसका होगा ओनली बी सही। आगे देख लेते हैं। सातवाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र मुख्यतः पूर्वी भारत था। दूसरा दिया है, सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। तो भाई इसमें पूर्वी भारत कैसे कह सकते हो आप? मान लो जैसे इंडिया का मैप हो गया, तो इसमें ये जो पूरी बेल्ट थी आपकी, इधर ये महाराष्ट्र वाली, कर्नाटक वाली, और आपकी इधर ये आंध्र प्रदेश वाली, इस पूरी बेल्ट पर सातवाहन ही तो थे। तो इसमें पश्चिम वाला भी आ गया, पूर्वी वाला भी आ गया। तो ये गलत हो गया। सातवाहनों की राज्य की भाषा प्राकृत थी और लिपि क्या थी इनकी? हमारी लिपि थी इनकी ब्राह्मी। ध्यान रखेंगे। तो इसका कितने सही है? ओनली सेकंड वाला। 8 में दिया है, सातवाहन शासन से संबंधित कौन से कथन सही नहीं है बताने हैं। पहला दिया है, सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम सीसे की मुद्रा चलाई थी। तो भाई ये बात तो सही हो गई। सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था। ये भी बात सही है भाई। सोने पे इतना बल नहीं दिया था, बट चांदी और तांबे पे ज्यादा सिक्के करे थे इन्होंने जारी। इस काल में आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही व्यापार होते थे। बिल्कुल सही भाई, जल मार्ग से भी व्यापार होता था। इस काल में कृषि में कमी तथा व्यापार वाणिज्य में प्रगति हुई। भाई कमी क्यों होती? भाई जब बाहर व्यापार हो रहा, हमारा कुछ उपज हो रही होगी हमारे देश में, तभी तो बाहर भेज पा रहे हैं हम चीजों को। तो भाई कृषि में उन्नति हुई थी और लगभग 1/6 भाग टैक्स लिया जाता था कृषि के ऊपर। तो ये वाला गलत हो गया इसमें, तो इनकरेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे लेते हैं। सूची 1 रचनाएं दी है और रचनाकार बताने हैं। सोदरानंद किसने लिखी है? ये लिखी है हमारी अश्वघोष ने। तो भाई पहला पॉइंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये लिखी है हमारी अश्वघोष ने। और अश्वघोष ने एक और पुस्तक लिखी है, कौन सी लिखी है? बुद्ध चरित्र। चारुदत्ता भाष ने लिखी है। तो भाई ये वाला सही है हमारी
उरुभंग भाष ने लिखी है, ये भी बात सही है हमारी। स्वप्न वासव दत्ता, तो भाई ये भी हमारी किसने लिखी है, भाष ने। ध्यान रखेंगे इस बात को। कितने कूट सही हो गए, 2। सातवाहन शासकों में किसे आंध्र सम्राट कहा जाता था, तो भाई आंध्र का सम्राट कहा जाता था हमारा वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को। एक्चुअली इन्होंने जो शक राजा था रुद्रदामन, इसको 2 बार पराजित किया था और इन्होंने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश से औरंगाबाद शिफ्ट की थी। 11वां देख लेते हैं। यज्ञश्री की मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया, तो भाई सही बात है क्योंकि यज्ञश्री हमारा लास्ट राजा था सातवाहनों का। विद्रोह एवं केंद्रीय शासन की दुर्बलता सातवाहनों के शासन में उपस्थित थी। हाँ भाई, क्योंकि इनके समय समय पर विद्रोह होता रहता था और जो शक राजा थे वो इन पे बार बार आक्रमण करने की कोशिश किए थे और इन दी लास्ट शक शासकों ने इनके ऊपर आक्रमण कर कर इनके राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। और यज्ञश्री के काल की मुद्राएं हमें मिली है कहाँ कहाँ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से। देखोगे ना सातवाहनों का राज्य भी इस इलाके में ही था, तो इसमें होंगे दोनों सही और व्याख्या भी सही है। मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है मौर्योत्तर काल में कला का आधार मुख्यतः बौद्ध धर्म ही रहा। सही बात है भाई ये। इस काल में प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। भाई हाँ, सूती वस्त्र वगैरह। इस काल में भागवत धर्म का विकास हुआ, ये भी बात सही है। तो इसमें तीनों सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मौर्योत्तरकालीन सिक्के और उनके नाम बताने हैं। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, भाई ये निष्क कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को शतमानी बोलते थे, तांबे के सिक्कों को काकनी और 14 मतलब मिश्र धातु के सिक्के होते थे 14 वाले। तो इसके होगा 1 2 3 4 सब करेक्ट है। मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी, भाई ये की गई थी शुंग काल में। भाई आप देखो ना, मनुस्मृति पूरा मतलब ब्राह्मणवाद पे एक तरीके से डिपेंडेंट, पूरा ब्राह्मणों के बारे में उसमें पूरा अच्छे तरीके से बताया गया। और शुंग काल में ही हमारा ये कट्टर ब्राह्मण था, पुष्यमित्र शुंग, तो उसके काल में इसकी रचना हुई। भाई उसमें बढ़ चढ़ कर इन्होंने, क्योंकि संस्कृत का विकास भी तभी हुआ, पुनरुत्थान कर दिया, मतलब इन्होंने पूरे ब्राह्मणों का, हिंदू मतलब एक तरीके से कम्युनिटी का। शतकर्णी प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शतकर्णी प्रथम ने 2 राजसूय यज्ञ किए थे, तो भाई सही बात होगी है। शतकर्णी प्रथम की उपलब्धियों की जानकारी मास्की अभिलेख से मिलती है, तो भाई ये हो गया गलती, मॉस्की से नहीं मिलती, ये मिलती है हमारी नाना घाट अभिलेख से। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इसमें क्या पूछा है भाई क्वेश्चन में, ये पूछा है असत्य कथन पूछा है, तो असत्यता है इसमें, माफ कीजिएगा। पहले पॉइंट में शतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, अश्वमेध यज्ञ, और राजसूय यज्ञ कितने करवाए थे, 1। माफ कीजिएगा, ये पॉइंट करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर, तो पहला पॉइंट भी गलत है, तो असत्य इसमें दोनों हो गए। 16 में दिया है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त विशेषताओं में से कौन सी भारत को यूनानियों की देन है, यूनानियों ने भारत को क्या क्या दिया है। सांचों से सिक्का निर्माण विधि, सही। ज्योतिष कला का विकास दिया है, ये भी सही। नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला, ये भी दी है। राजत्व की दैवीय सिद्धांत, ये भी दिया है। तो सारी चीजें दी है यूनानियों ने इंडियंस को। कनिष्क से संबंधित कौन से कथन असत्य बताने हैं, तो भाई पहला पॉइंट दिया है कनिष्क की प्रथम राजधानी मथुरा थी, नहीं, मथुरा इसकी सेकंड राजधानी थी। कनिष्क की प्रथम राजधानी थी हमारी पेशावर, पेशावर आज का पाकिस्तान, और उस टाइम पर क्या बोला जाता था इसको, पुरुषपुर। तो पहला पॉइंट ही हमारा असत्य हो गया, तो यही करेक्ट आंसर है। दूसरा पढ़ लेते हैं। कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाली सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण कर लिया। भाई सिल्क मार्ग वही वाला मार्ग है जो आज का पीओके है, जहाँ से पाकिस्तान और चाइना अपने सामान का आदान प्रदान करते हैं। इंडिया का ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला, तो ध्यान रखेंगे इसको, ये भी सही है। उसके समय में मूर्ति कला की गांधार और मथुरा शैली का जन्म हुआ, ये भी सही है। मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है, ये भी बात सही है। तो इसमें होगा पहला करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 18 में दिया है कौन से कथन सही है वे बताने हैं। मिनांडर को जैन साहित्य में मिलिंद कहा गया है, तो भाई जैन साहित्य में नहीं कहा गया, उसको बौद्ध साहित्य में कहा गया। और ये हिंदू यूनानी पहला शासक था।
और ये कौन से कुल का था? डेमेट्रियस कुल का था ये वंश का, मतलब डेमेट्रियस कुल का हिंदू यूनानी शासक मिनांडर, जिसका हमारा जिक्र किया गया है बौद्ध साहित्य में। तो पहला गलत हो गया। मिनांडर पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए। बिल्कुल सही बात। भाई कनिष्क ने भी चलवाए थे, बट उससे भी पहले मिनांडर ने करवाया था, जो कि हमारा एक तरीके से विदेश मान लो इंडियंस के हिसाब से। तो इसमें होगा केवल 2 सही। आगे बढ़ते हैं, पदाधिकारी और पद बताने हैं। तो भाई देख लेते हैं, भंडारिक बोलते थे कोषाध्यक्ष को यानी कि 2। रज्जुक बोलते थे हमारे राजस्व प्रमुख को यानी कि 3। वमतिक बोलते थे हमारे भवन निर्माण करने वाले को। और पनीय घरक जलापूर्ति, पनीय घरक मतलब पानी मान लो ना, जलापूर्ति अधिकारी, यानी कि 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निगम का प्रधान श्रेष्ठी कहा जाता था। तो भाई सही बात है, श्रेणी का प्रधान श्रेणिक नहीं प्रमुख कहा जाता था। तो ये गलत हो गया। पूर्व का प्रधान ज्येष्ठक कहा जाता था, तो ये भी सही है। पूर्व ज्येष्ठक निगम श्रेष्ठी, निगम श्रेष्ठी पूर्व ज्येष्ठक। तो कितने समय लेते हैं इसमें? 1 और 3। आगे बढ़ते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो भाई ये कहा था, प्रतिपादन किया था नागार्जुन ने। एक्चुअली ये हमारे बहुत बड़े दार्शनिक भी थे और वैज्ञानिक भी थे। तो इनका एक ग्रंथ है माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र। इसमें इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, ये वाला ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो असत्य है वे बताने हैं। तो भाई पहला पढ़ लेते हैं, कुषाणों ने शकों का अंत कर स्वयं की सत्ता स्थापित की थी। भाई शक तो बाद में आए थे ना, कुषाणों ने किया था, पर्शियन जो थे हमारे, इनका अंत किया था। दूसरा पढ़ लेते हैं, भारत में कुषाण वंश की स्थापना विम कडफिसस ने की थी। भाई विम कडफिसस तो हमारा कुजुल कडफिसस का पुत्र था ये, तो ये भी गलत हो गया। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कडफिसस ने चलाए, ये बात सही है, यानी कि विम कडफिसस जो कि कुजुल कडफिसस का पुत्र था, उसने चलाए थे सोने के सिक्के, यानी कि 2 कथन गलत हो गए। तो भाई सातवाहन शासकों का विचार करना है, कालक्रम के अनुसार लगाना है। पहले कौन आया था भाई सातवाहन में? गौतमीपुत्र शतकर्णी। सबसे लास्ट में कौन आया था? यज्ञश्री शतकर्णी। अब देख लेते हैं माफ कीजिएगा, पहले आया था हमारा शतकर्णी प्रथम, ठीक है। लास्ट में आया था यज्ञश्री शतकर्णी, यानी थर्ड पहला और फर्स्ट लास्ट, यानी कि ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है। तो अब देख लेते हैं भाई, गौतमीपुत्र शतकर्णी, शतकर्णी के बाद गौतमीपुत्र शतकर्णी दूसरे नंबर पर, और जी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ये था हमारे तीसरे नंबर पर। तो यानी कि क्या हो गया हमारा इसमें? थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। आंसर इज ऑप्शन सी। नीचे दिए गए कथनों में से जिनमें अभिकथन और दूसरे कारण कहा गया है, मौर्योत्तर काल में परंपरागत चारों वर्ण मौजूद थे। तो भाई सही बात है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। शिल्प एवं वाणिज्य में उन्नति का फायदा वैश्यों को मिला। तो भाई ये पॉइंट हमारा हो गया गलत, क्योंकि वैश्यों को फायदा नहीं मिला था, शूद्रों को ज्यादा फायदा मिला था शिल्प और वाणिज्य। क्योंकि अब जो मतलब कोई मॉन्यूमेंट्स बनाने की जो चीजें हैं वो शूद्रों के हाथ में आ गई थी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। सातवाहनों की धार्मिक व्यवस्था से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन सही है वे बताने हैं। सातवाहनों के शासन में स्त्रियों की अच्छी दशा थी। सही बात। स्त्रियां धार्मिक कार्यों के साथ साथ शासन कार्यों में भी भाग लेती थी। आपने देखा होगा ना कि भाई जैसे गौतमी पुत्र शतकर्णी हो गया, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी हो गया, मतलब उनकी माता का नाम लगता था उनके पीछे, था तो पितृसत्तात्मक ही, मतलब पिता का ही वंश चलता था, पर वे अपना सरनेम माता का लगाते थे। तो इसमें होंगे दोनों सही। मौर्योत्तर काल में यवन प्रिय कहा गया है, ये कहा गया है भाई हमारी काली मिर्च को। संस्कृत में काली मिर्च को यवन प्रिया कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन सही नहीं है वे बताने हैं। देख लेते हैं, दक्षिण में कुषाण, उत्तर में सातवाहनों ने काफी विस्तृत प्रदेश पर राज्य किया। तो भाई कुषाण तो हमारे नॉर्थ में थे और सातवाहन हमारे एक तरीके से साउथ में मान लो, दक्षिण में, तो उल्टे लिखे हैं ना दोनों एक दूसरे के, तो ये गलत हो गया हमारा। मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकरण नियंत्रण हेतु राजतंत्र में देवीय तत्वों को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई, बिल्कुल सही बात। कुषाणों के राजनीतिक संगठन में वह विकेंद्रीकरण था। भाई कुषाणों का हो
चाहे सातवाहनों का हो। ज्यादा विकेंद्रीकरण था हमारे मौर्य काल में, इन दोनों में नहीं था, तो ये भी असत्य हो गया। तो कितने कितने असत्य हो गए इसमें, 1 और 3। सातवाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सही है वे बताने हैं। सातवाहनों के लेखों में महादंडनायक जैसे पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो भाई हमारे सातवाहन में नहीं मिलता, ये कुषाणों में मिलता है। और महादंडनायक बोलते किसको थे वे, जो न्याय के अधिकारी होते थे। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो पहला इनकरेक्ट हो गया। सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में सोने के सिक्कों का प्रयोग होता था। नहीं भाई, भाई सोने के नहीं होता था, तांबे के सिक्कों का होता था। हमने पढ़ा था ना, तांबे को चांदी के सिक्के सबसे ज्यादा किसने चलाए, सातवाहनों ने चलाए। तो भाई भी व्यापार भी फिर इन सिक्कों से करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे और इन्हें। तो इसमें कितने सही है, न तो 1 और न ही 2। सातवाहनों के काल में आहार था। सातवाहनों के काल में आहार कहा जाता था हमारे जिला को। और एक गोलमिक होते थे, गोलमिक। ये क्या होती थी, हमारी सेना की एक टुकड़ी, सेना की मान लो कोई टुकड़ी है, उसका प्रधान होता था गोलमिक। आगे बढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल में अनाज के व्यापार को प्रोत्साहन मिला। सही बात है भाई, चरम उन्नति पे था भाई मौर्य काल हमारा। और मौर्योत्तर काल नगरीय क्षेत्रों में अनाज की व्यापक मांग थी। ये भी बात सही है, तो इसमें होंगे ऑप्शन नंबर बी। मौर्योत्तर काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन सही है वे बताने हैं। मौर्योत्तर काल में हुए सामाजिक परिवर्तनों के कारण बौद्ध धर्म को समर्थन मुख्य रूप से वणिक समाज द्वारा मिला। तो भाई सही बात है ये। वैदिक धर्म में हीनता के बोध के कारण निम्न वर्ग का झुकाव भी बौद्ध धर्म की ओर बढ़ता चला गया। ये भी बात सही है। बौद्ध धर्म ने व्यापार वाणिज्य के प्रश्न क्षय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी बात सही है, तो इसमें तीनों कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल में पाशुपत संप्रदाय का विकास हुआ। तो भाई ये हो जाएगा इनकरेक्ट। क्यों होएगा, क्योंकि पाशुपत जो संप्रदाय है वो था हमारा मौर्योत्तर काल, गुप्त काल से जस्ट पहले। मौर्योत्तर काल में शैव धर्म था हमारा, और इस शैव धर्म के अंतर्गत आया था हमारा पाशुपत संप्रदाय। ध्यान रखेंगे इस बात को। दूसरा दिया है मौर्य काल में भागवत धर्म का विकास हुआ। नहीं भाई, इसमें हुआ था हमारे शैव धर्म का विकास, सॉरी माफ कीजिएगा, बौद्ध धर्म का विकास हुआ था मौर्य काल में। और भागवत धर्म का हुआ था हमारा मौर्योत्तर। और भागवत धर्म हमारा किससे जुड़ा हुआ है, वैष्णव धर्म से। और भागवत धर्म जो मानते हैं वो किसके उपासक होते हैं, कृष्ण के उपासक। और जो हमारे देश में आक्रमण हुए थे, पहले नंबर पर यूनानी का, फिर शक, फिर पर्शियन और फिर कुषाण। इन सब ने अपनी इनकी जो मूलभूत पहचान थी उसको खोकर इन्होंने जो भारत के रिचुअल्स थे, जो भारत के धर्म थे, उनको अपनाया अपनी त्याग कर। तो इसके कितने सही हो गए, इसके न तो 1 और न ही 2। मौर्योत्तर कालीन प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसके शासन काल में हुई, भाई ये हुई है हमारी कुषाण के शासन काल में। मौर्योत्तर युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई इसे पढ़ लेते हैं। जो कथन सही नहीं है वो बताना है। मौर्योत्तर काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगातार आक्रमण हुए। जी हाँ भाई, मौर्य काल के जस्ट बाद को मौर्योत्तर काल कहते हैं ना। तो एक तरीके से जो हमारे मौर्य काल के बाद हमारा जो इंडिया का सिस्टम है वो थोड़ा कमजोर होना शुरू हो गया था। तो जो हमारे मध्य एशिया से लोग आए थे, जैसे यूनानी, हिंदू यूनानी बोलते थे जिनको, उन्होंने सर्वप्रथम आक्रमण किया था इंडिया पर। जब देखा कि भाई यहाँ की स्थिति कमजोर हो रही है तो भाई आक्रमण कर दो और वहां पर जाके अपना कब्जा कर लो। सबसे पहला आक्रमण शकों ने किया। नहीं भाई, शकों ने नहीं किया था, हिंदू यूनानियों ने किया था। तो इसमें सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर सी, केवल सेकंड सही नहीं है। कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, पढ़ लेते हैं। कनिष्क ने क्षत्रप शासन व्यवस्था लागू की, तो सही होगी बात। कनिष्क ने केसर और सीजर की उपाधि धारण की, ये भी बात सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कनिष्क ही बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक थे। नहीं भाई, देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद तो अशोक भी आए थे ना, अशोक को याद करो, उन्होंने भी तो बौद्ध धर्म को एक तरीके से प्रबल समर्थन दिया था। दिया तो कनिष्क ने भी दिया, क्योंकि भाई चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हमारी कनिष्क के टाइम पर ही हुई थी, कुंडलवन में, अश्वघोष की अध्यक्षता में। तो ये वाला पॉइंट गलती हो गया। चौथा दिया है कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण और संरक्षण किया। सही बात है भाई, जब बौद्ध संगीति करवाई थी, इसको होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट।
और जो कनिष्क के दरबार में हमारे मेन जैसे चरक थे साइंटिस्ट, और हमारे अश्वघोष, नागार्जुन नागार्जुन तो भाई ये सब उन्हीं के दरबार में थे, कनिष्क के। आगे बढ़ते हैं। 36 में दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो उनसे कथन असत्य है वे बताने हैं। पहला देख लेते हैं। मौर्योत्तर काल में विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। सही। भारत में पश्चिमी रोमन साम्राज्य पूर्वी शक साम्राज्य के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई भारत ने। सही बात। सातवाहन शासकों के अंतर्गत रेशम मार्ग का एक भाग भारत के नियंत्रण में था। तो भाई सातवाहन तो ऑलरेडी भारत के अंदर था, भारतीय शासक था, तो ये थे कनिष्क जो कुषाण शासक थे। कुषाण, इनका एक भाग रेशम मार्ग जो था वो भारत के नियंत्रण में था, कुषाणों का। तो ये इनकरेक्ट हो गया। मौर्योत्तर काल में व्यापारिक मार्गों का विकास पूर्व पश्चिम में हो चुका था। भाई गलत। मौर्योत्तर काल में हुआ था एक तो उत्तर का और एक दक्षिण का। तो इसके कौन कौन से इनकरेक्ट हो गए? 3 और 4। 37 में दिया है कुजुल कडफिसस भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो भाई वास्तविक संस्थापक माना जाता है इनके पुत्र को, विम कडफिसस को। कुजुल कडफिसस ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। नहीं, सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? विम कडफिसस ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कडफिसस ने जारी किए थे। सही बात। तो भाई इसमें कितने सही हो गए? केवल एक सही है। 38 में दिया है रुद्र दामन ने सुदर्शन झील बनवाने की शुरुआत की। भाई गलत है। इसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। शुरुआत किसने की थी सुदर्शन झील की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको आदेश दिया था? अपने राज्यपाल को। कौन थे राज्यपाल हमारे? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश दिया था सुदर्शन झील बनाने के लिए गुजरात वाले एरिया में। तो रुद्रदामन पाली भाषा का बड़ा प्रेमी था। नहीं भाई, वो संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। तो ये भी गलत हो गया। उसके समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक रुद्र सिंह तृतीय था। भाई जब रुद्रदामन ने पुनर्निर्माण करवाया था सुदर्शन झील का, तो उस समय जो सौराष्ट्र में ही तो थी ना हमारी सुदर्शन झील, तो उस टाइम पे वहां का जो शासक था वो था शूविशाख, और उसी को ही उन्होंने आदेश दिया था कि भाई तुम सुदर्शन झील को उसका मॉडिफाई करवाओ। तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें कितने सही नहीं है पूछा है, तो इसमें तीनों ही सही नहीं है। 39 दिया है जैन लोगों को ग्राम दान देने का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो ये है भाई हमारा हाथी गुम्फा, खारवेल के राजाओं ने बनाया था, और उसमें इस अभिलेख में इन्होंने लिखवाया था कि हमने चेर, चोल और पांडे तीनों राजाओं को हराया था। खारवेल शासकों ने लिखवाया था हाथी गुम्फा में, और इसमें इन्होंने जैन लोगों के ग्राम दान में देने भी लिखवाया था कि भाई हमने ग्राम दान में दिए हैं जैनियों को। 40 के कथन सही है, जो सही है वे बताने हैं। मौर्योत्तर काल का प्रमुख उद्योग मसाले था। नहीं भाई, मौर्योत्तर काल याद करो, वस्त्र वस्त्र थे उनका मेन। तो गलत हो गया। साटक नामक वस्त्र के लिए मगध प्रसिद्ध था। भाई साटक के लिए था प्रसिद्ध हमारा मथुरा। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा दिया है वृक्ष के रेशों से बने वस्त्र के लिए मथुरा प्रसिद्ध था। मथुरा नहीं था, ये था हमारा मगध। तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें हमारे भाई कोई कितने सही है? तो भाई कोई भी सही नहीं है। मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो कथन असत्य है वे बताने हैं। तो भाई मौर्योत्तर काल के बारे में बताना है। इस काल में साहित्य रचना प्राकृत भाषा में नहीं थी, संस्कृत भाषा का अधिक प्रचलन था। तो ये गलत हो गया। दूसरा दिया है भक्ति का विकास इस काल के धर्म की प्रमुख विशेषता है। ये बात सही होगी। तो असत्य क्या है इसमें? केवल एक। ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्ति भूमि प्रदान करने की प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? ये थे हमारे सातवाहन। और जो इनका नाना घाट का अभिलेख था, नाना घाट अभिलेख, उसमें इन्होंने लिखवाया भी है कि भाई हमने ग्राम दान में दिए थे ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को। मौर्योत्तरकालीन कारशार्पण किन धातुओं से मिलकर बनता था? तो भाई ये थी हमारी सोना, चांदी, तांबा और शीशे, इन चारों की। आगे बढ़ते हैं। 44 में देख लेते हैं कनिष्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है बताना है। भाई पहला दिया है कनिष्क के शासन के दौरान ही बौद्ध धर्म को महायान और हीयान में विभाजित किया गया था। फोर्थ बौद्ध संगीति याद करो, कुंडल वन में थी जो, उसमें तो अलग हुए थे ना ये दोनों। तो ये तो सही है हमारा। कनिष्क ने चीन से रोम जाने वाली सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण किया। देखो भाई भारत के इस वाले हिस्से पर, जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला,
पीओके वाला आज का। कनिष्क क्षत्रप शासन व्यवस्था लागू की, भाई ये भी बात सही है, तो ये भी सही हो गया। कनिष्क कुजुल कडफिसेस का उत्तराधिकारी का, भाई कुजुल का नहीं था, विम कडफिसेस का था। सबसे पहले कुजुल कुषाण काल में, और जी फिर आया विम, और विम का पुत्र कौन था, हमारे कनिष्क। ध्यान रखिए, विम ने हमारे सोने के सिक्के चलाए थे सर्वप्रथम, तो ये वाला हमारा इनकरेक्ट हो गया, यानी कि इसका आंसर हो गया डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो कथन असत्य है वे बताने हैं। तो भाई पहले पॉइंट में दिया है, कुषाणों ने राज्य शासन में 2 आनुवंशिक राजाओं के संयुक्त शासन की परिपाटी चलाई। भाई कुषाणों की जो शासन व्यवस्था थी वो थी क्षत्रप। अब क्षत्रप का मतलब क्या है, मान लो कि कोई 2 प्रांत है, उन दोनों प्रांतों में जो भी मतलब उनको राजाओं को लगता था कि भाई ये हमारे लिए वफादार रहेगा या फिर ये अच्छे तरीके से शासन कर सकता है, तो उनको नियुक्त किया जाता था उन अलग अलग प्रांतों के लिए। कोई आनुवंशिक सिस्टम नहीं था उन चीजों में, जो भी बेस्ट है कैंडिडेट उसको नियुक्त किया जाता था। और शको एवं पार्थियन ने राज्य शासन में क्षत्रप प्रणाली चलाई, भाई ये गलत हो गया, क्षत्रप प्रणाली कुषाणों ने चलाई और इन्होंने चलाई थी हमारी अपनी आनुवंशिक प्रणाली। मतलब अलग अलग प्रांतों में अपने वंश से जो उनके वंश होते थे, जो नियुक्त थे उनके वंश, वे ही नियुक्त होते थे उनके ऊपर प्रांत चलाने के लिए। तो इसमें दोनों इनकरेक्ट हो गए, तो असत्य पूछा है तो दोनों ही असत्य है। 46 में इसमें दिया है, जो कथन सही नहीं है वे बताने हैं। नागार्जुन ने महाभाष्य शास्त्र की रचना की, भाई महाभाष्य की थी हमारी वसुमित्र ने, तो गलत हो गया। वसुमित्र ने माध्यमिक सूत्र, भाई माध्यमिक सूत्र की तो हमारे नागार्जुन ने की थी ना, नागार्जुन ने, और इसी के अंदर इन्होंने हमारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो ये दोनों इनकरेक्ट हो गए, यानी कि 1 और 2 सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं है। अब ऐतिहासिक काल के बारे में बताना है। इस काल में भारत का मध्य एशिया तथा पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापार शुरू हो गया था। व्यापार की उन्नति के कारण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए वर्गों का उदय हो रहा था। इस समय व्यापार मुख्यतः अरब के तटवर्ती बंदरगाहों पर होता था। तो भाई ये था हमारा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर कालीन किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है, भाई ये कहा जाता है हमारे कनिष्क को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुष्यमित्र शुंग के समय में, असत्य कथन बताने हैं, पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण हुआ था, तो भाई सही बात है। यवन आक्रमण का वर्णन गार्गी संहिता में मिलता है, तो भाई ये भी बात सही है हमारी। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था, ये भी बात सही है हमारी। पहला पुष्यमित्र शुंग और लास्ट देवभूति शुंग था। और जी इसमें असत्य पूछे हैं, तो असत्य तो कोई भी नहीं है, तो यानी कि तो इसका ये मान लो, आप इसको सत्य कर लो यहाँ पे, तो तीनों ही सत्य है इसमें। आगे बढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल में भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, भाई ये मिलता है हमारा नानाघाट में। नानाघाट सातवाहनों का इन्होंने लिखवाया था ना, बौद्ध को और ब्राह्मणों को इन्होंने जमीनें दान दी थी, तो नानाघाट अभिलेख में लिखवाया था इन्होंने। 51 में दिया है, भरभूत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है, तो भाई सही बात है ये। पुष्यमित्र बौद्ध धर्म अनुयायी था, भाई अनुयायी तो था ही नहीं है, ये तो एक तरह से ब्राह्मण चीजों को ज्यादा प्रोत्साहित करता था, ये तो उत्पीड़क था, इसका बहुत नुकसान किया था इन्होंने बौद्ध धर्म को, तो ये होगा इनकरेक्ट। तो एक सही है और आर गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। शकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बताना है जो सही है। रुद्रदामन के शासनकाल में सिक्कों पर संवत उल्लेख श्री परंपरा प्रारंभ की गई, भाई नहीं, रुद्रदामन के शासन में नहीं की गई थी, ये की गई थी हमारी जीवदामन के शासनकाल में। दूसरा दिया है, पश्चिमी क्षत्रपों की आरंभिक मुद्राओं पर यूनानी, ब्राह्मी, खरोष्टी तीनों लिपियों का प्रयोग किया गया, ये बात सही है हमारी। तो इसका कितने सही हो गए, केवल सेकंड वाला। विम कडफिसेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो कथन सही नहीं है वे बताने हैं। अंतिम कुषाण शासक जिसने सिक्कों पर द्विलिपि का प्रयोग किया था, तो भाई सही है पहला पॉइंट हमारा। सिक्कों पर द्विलिपि मतलब एक साइड तो अपने फोटो और दूसरी साइड शैव धर्म से रिलेटेड थे, तो दूसरे साइड धर्म से रिलेटेड चित्रकारी करवाते थे। इसे कडफिसेस द्वितीय के नाम से जाना जाता है, सही। इसने स्वर्ण, ताम्र, रजत की मुद्रा जारी की, ये भी बात सही है। तो कितने कथन सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी सही है। मौर्योत्तरकालीन नाम और उनके काम बताने हैं। सेडवड़की, भाई सेलवड़की कहा जाता था पत्थर का काम करने वाले को। कुलरिक कहा जाता था कुम्हार।
वस्कर टोकरी बनाने वाला, वस्कर टोकरी बनाने वाला। मिथिक पत्थर पर पॉलिश करने वाला, मिथिक। तो कितने होंगे 1 2 3 4। सैलवडकी पत्थर का काम करने वाला। कुलरिक कुम्हार। वस्कर टोकरी। मिथिक पॉलिश करने वाला पत्थरों पर। मौर्योत्तर कालीन मुद्राओं की ठप्पा विधि की शुरुआत किस शासकों द्वारा हुई? तो भाई देख लेते हैं इसमें कौन थे हमारे ये यूनानी। भाई ठप्पा विधि मतलब इन्होंने एक तरीके से मोहर मारने वाले, सिक्कों पर अपनी मोहर मारो, वो वाली विधि। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागार्जुन ने रस चिकित्सा की स्थापना की। तो भाई पहला सही हो गया। दूसरा दिया है सुश्रुत काय चिकित्सा के प्रणेता थे। भाई सुश्रुत तो हमारे किसके थे? शल्य चिकित्सा के। तो ये गलत हो गया। चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहते हैं। तो भाई ये बात सही है। तो कितने सही हो गए इसमें? 1 और 3। आगे बढ़ते हैं। 57 में दिया है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख तथा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में योद्धयों का उल्लेख है। तो भाई पहला पॉइंट सही है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में योद्धयों को सभी क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ वीर कहा गया है। भाई ये कहा गया था हमारे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। वीर भी उनको उसमें कहा गया था। तो ये गलत हो गया, यानी कि ए सही और आर गलत। 58 में दिया है मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है बताना है। पढ़ लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में श्रेणियों का उल्लेख हुआ है। नहीं भाई। व्यापार व्यवसाय श्रेणियां ही करती हैं। सही। श्रेणी का कार्यकाल को निगम सभा कहते हैं। राजा किसानों के पास कृषि हेतु अपनी निजी भूमि थी। ये भी बात सही है। तो भाई जूनागढ़ में अभी तो बताया आपको ऊपर भाई श्रेणियों का उल्लेख किया गया है, मतलब बुनकरों का उल्लेख किया गया है हमारे नासिक अभिलेखों में। ध्यान रखेंगे इस बात का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 59 में दिया है कथन बताने हैं कौन से सही है। नासिक लेख में सिंचाई यंत्र के कारीगर का उल्लेख मिलता है। सही। गाथा सप्तशती में अरहट्ट घटिका का उल्लेख मिलता है। तो भाई ये गलत हो गया, माफ कीजिएगा, ये सही है हमारा। गाथा सप्तशती में ही अरहट्ट घटिका का उल्लेख मिला है। तो इसमें होंगे दोनों सही। 60 में दिया है सातवाहनों ने मूल प्रशासनिक ढांचा तो यूनानियों से ग्रहण किया। सही बात। सर्वप्रथम कुषाण प्रशासन में प्रतिहार नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई। ये भी बात सही है। तीसरा दिया है मौर्यकालीन जिला विश कहते थे। तो भाई इसमें हो जाएंगे हमारे तीनों करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 61 में दिया है भारतीय धर्म दर्शन ने यूनानियों को भी प्रभावित किया। तो भाई सही बात है। यूनान में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया गया, और किया किसने था? ये पाइथागोरस ने। यूनानी थे ना वे पाइथागोरस हमारे। तो ये भी सही है। तो दोनों इंडिविजुअली बातें ठीक हो गई ना, यानी कि बातें तो ठीक है बट व्याख्या सही नहीं है। मौर्योत्तरकालीन धार्मिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में समाज में वर्ण संकरता की समस्या विद्यमान थी। तो भाई सही बात। इस काल के समाज में अस्पृश्यता की भावना थी भाई, बहुत थी। तो ये गलत हो गया। इस काल में महिलाओं की माँ के रूप में पूजा होती थी। ये बात सही है। इस काल में व्यवसाय के आधार पर जातियों का संगठन होने लगा था। ये भी बात सही है। तो इसमें कितने सही होंगे? 1 3 और 4। आगे देखते हैं। व्यक्ति और संबंध बताने हैं। वसुमित्र का कहाँ से संबंध होगा? भाई ये थे हमारी चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। पार्श्व का संबंध होगा निर्ग्रंथ से। 3। निर्ग्रंथ आपको जैन और बुद्धिस्ट में होता है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। बंधन रहित। संरक्ष ये किससे रिलेटेड है हमारा? ये है अर्ध्य शतकम के लेखक हैं संगरक्ष, यानी कि 2। और मातृचेट कनिष्क के राजपुरोहित थे। मातृचेट भाई ये तो याद ही करने वाली चीजें हैं, तो इसको होगा ऑप्शन नंबर डी। अब कथन जो सही है वे बताने हैं। मौर्योत्तर कालीन नगरीकरण के संदर्भ में बताने हैं। मौर्योत्तर युग के भवन की पक्की ईंटों के बने थे। सही बात। यह युग नगरीकरण का चरमोत्कर्ष था। बिल्कुल सही भाई, क्योंकि सातवाहन हो गए, कुषाण हो गए, इसमें हमारे शख्स हो गए, ये सब मतलब एक तरीके से नगरीकरण इन्होंने उत्थान ही किया था ना। कुषाणों ने ही फर्श एवं छत बनाने के खपरेल का प्रयोग शुरू किया। ये भी बात सही है। तो इसमें तीनों ठीक है। आगे देख लेते हैं। गांधार कला के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इस कला का सीमित प्रभाव ही पड़ा। तो भाई सही बात है। भारत के बाहर इस कला का व्यापक प्रभाव पड़ा। ये भी बात सही है। अफगानिस्तान वाला बेल्ट है जो, इसने मध्य एशिया की बौद्ध कला को जन्म दिया। तो भाई ये हो गया गलत।
मध्य एशिया में तो बोध कला का कोई ऐसा जन्म नहीं हुआ, इंडिया में ही हुआ जो भी हुआ। गांधार की यथार्थवादी कला प्रामाणिकता का आभास देती है, तो भाई ये भी गलत। तो कितने कथन सही नहीं है, ये है हमारे 3 और 4। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो भाई सांची का अभिलेख कहाँ से रिलेटेड है, हमारे मध्य प्रदेश पर उसके अधिकार की पुष्टि है। सांची का अभिलेख मध्य प्रदेश में ही है। सारनाथ बुद्ध मूर्ति के लेख, 2 बौद्ध भिक्षु एवं पुण्य बुद्धि का उल्लेख, ये भी सही है। डेरवा एवं मणिक्याल अभिलेख, ये है पंजाब। मथुरा लेख हमारा कनिष्क से रिलेटेड है। तो ये हो गया हमारे 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं, 67 में लिखा है कौन से युग में सही सुमेलित है बताने हैं। अब देख लेते हैं, मौर्य कला, इसका प्रधान विषय आध्यात्मिक था, सही बात। शुंग कला, इसमें लौकिक विषयों की प्रधानता थी, ये भी बात सही है। शुंग कला, सर्वप्रथम देशीय तत्वों का उदय शुंग कला में हुआ, ये भी बात सही है। भाई ब्राह्मण से रिलेटेड था जो हमारा। चौथा दिया है मौर्य कला, इसका फलक व्यापक है, ये वाला गलत हो गया हमारा। इसमें कितने ऑप्शन सही हो गए हमारे, 1 2 3। 68 में दिया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, नाम और पद बताने हैं। अब देख लेते हैं, छत्र और भट्ट हमारी क्या थी, अस्थायी सैनिक थे, यानी कि 2 देख लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। आगे चम्मू देख लेते हैं, सैन्य टुकड़ी। द्रोणा प्रणायक थे हमारे प्रशासनिक इकाई के प्रमुख, और रज्जुक थे हमारे भूमि अनुदान के लेखक। तो यानी कि 2 3 4 1। 69 में दिया है मौर्योत्तर काल के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो असत्य है वो बताना है। तो भाई पढ़ लेते हैं, भारत में रोम के बीच विलास की वस्तुओं का महत्व अधिक होता था, ये सही है बात। भड़ोच और सोपारा बंदरगाह पश्चिम समुद्र तथा अरिकमेडु और ताम्रलिप्ति पूर्वी तट पर स्थित थी, ये भी भाई सही है। भड़ोच और सोपारा हमारे गुजरात वाली साइड में, अरिकमेडु और ताम्रलिप्ति हमारा आंध्र प्रदेश की साइड। भड़ोच सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, सही, पूरे मध्य एशिया में इसे सही व्यापार होता था। भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच का व्यापार आरंभ से ही समुद्र मार्ग से किया जाता था, भाई नहीं, ये हमारा स्थल मार्ग से भी होता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, 70 में दिया है सातवाहन काल में निम्नलिखित कौन से नगर आर्थिक रूप से समृद्ध माने जाते हैं। पढ़ लेते हैं, भड़ोच और अमरावती, भाई दोनों बिजनेस से रिलेटेड है। अमरावती, नागार्जुन कोंड और पैठन, ये भी सही है। अमरावती, अरिमेडु बंदरगाह आपका कावेरीपट्टनम, ये भी। धान्य कटक, अमरावती, भड़ोच बंदरगाह, नागार्जुन कोंड और कावेरीपट्टनम, ये सारे मतलब हमारी इंडस्ट्रियल हमारी चीजें हैं यहाँ पर, बिजनेस वाले की, भाई इनसे हम अपना व्यापार सुचारू रूप से चलाते थे। तो कौन कौन से हो गए इसमें, चारों सही। आगे 71 में देख लेते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सत्य है वो बताने हैं। सातवाहन सिक्के ढालने के लिए सीसा रोम से मंगवाते थे, तो भाई इस प्रकार पहला सही। गोल मिर्च को यवन प्रिया कहा जाता था, सही भाई। गोल मिर्च मतलब हमारी काली मिर्च। रोम सम्राट टॉर्जन ने फारस की खाड़ी का पता लगाया था, भाई लगाया तो रोम के लोगों ने थे। अब ये कंफर्मेशन है कि टॉर्जन ने किया था क्या, तो इसको सही नहीं मान सकते। आप एक बार गूगल सर्च कर लियो, तो इसका होगा ओनली 1 और 2। 72 में दिया है कुषाण, जो सत्य है वो बताना है। कुषाण और सातवाहन साम्राज्य में नगरों की उन्नति का कारण रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार था, तो भाई सही है ये। कुषाण साम्राज्य के कारण पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगर समृद्ध हुए, ये भी बात सही है भाई। ये इंडिया का मैप हो गया मान लो आपका इस टाइप का। तो यहाँ वाला जितना भी एरिया है यहाँ पर तो कुषाण थे ना सारे में, तो कुषाण राजाओं ने मार्गों की सुरक्षा का प्रबंधन किया, ये भी बात सही है। तो इसमें तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, 73 में दिया है हेलियोडोरस का ऐतिहासिक स्तंभ निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय साम्राज्य के काल का है, ये है भाई हमारे शुंग काल का। आगे देख लेते हैं, 74 में सूची 1 मार्ग, सूची 2 दक्षिण भारत के प्रमुख स्तूप मिलान करने हैं। दक्षिण कौशल मार्ग हमारा ये है हमारा गुट्टपल्ले। महाराष्ट्र का मार्ग अल्लरू जगयपेट, कर्नाट नागार्जुनकोंडा, द्रविड़ मार्ग घट्टशाला। भाई ना भी याद करो तो चल जाएगा, इतना तो क्या ही हद कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ने वाले ही हैं। इसका है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भाई अगर आप इन क्वेश्चंस को अब याद करोगे ना, ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल एग्जाम में याद ही नहीं रहने वाले, तो ऐसे क्वेश्चंस को भाई स्किप किया करो। 75 में दिया है वाकाटक साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन बताने हैं कौन से सही हैं। तो साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में तथा जिसे राष्ट्र या राज्य कहा जाता था, सही बात।
प्रांतीय गवर्नरों को राज्याधिकृत एवं सेनापति कहा जाता था। ये भी सही है। वाकाटक प्रशासन में नगर को पट और आहार कहा जाता था। भाई पट और आहार कहा जाता था हमारे जिला को, नगर को नहीं कहा जाता। तो इसमें 3 इनकरेक्ट। तो कितने सही हो गए इसमें? केवल 2। तो चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपको अगले टेस्ट में। आपको वीडियो ये टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।